चल गाड़ी स्टार्ट कर, सी इंटर जैन 25 की फटाफट। लेकिन चाबी कहाँ है? अरे भाई चाबी कहाँ है? ये वीडियो ही तो तुम्हारी चाबी है। सो हेलो एवरीबॉडी, देव शाह दिस साइड एंड आज हम बात करने वाले हैं सी इंटर जैन 25 के लिए आपकी बेस्ट, आपकी गोल्डन टिप्स के लिए। भाई आप चाहे रिपीटर हो, आपका चाहे पहला अटेम्प्ट है सी इंटर जैन 25 में, लेकिन आपको ये अटेम्प्ट फतेह करने में ये वीडियो बहुत मदद करने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब सी इंटर जैन 25 में या तो आप ग्रुप 1 दोगे, या तो आप ग्रुप 2 दोगे, या तो दोनों ग्रुप्स दोगे, बराबर। मैं यहाँ पे 6 के 6 सब्जेक्ट्स की बात करूंगा एंड मैंने इस वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में भी बना के रखा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या एक ही ग्रुप की गाइडेंस चाहिए तो आप क्विकली उस पर्टिकुलर सेक्शन में जंप आउट कर सकते हैं। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग की तैयारी आप जब भी चालू करो, प्लीज मेरे भाई बड़े चैप्टर से चालू मत करना। काफी एस्पिरेंट्स को देखता हूँ नेगेटिव रिजल्ट के बाद पहले अमालगमेशन उठाते हैं, कंसोलिडेशन उठाते हैं, और फिर दिक्कत क्या होती है, फिर उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े कंसेप्ट पहले ही उठा लिए। तो मेरे भाई ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मेरे भाई जो आपका AS2 है, AS10 है, ऐसे बेसिक चैप्टर्स, बेसिक कंसेप्ट उठा के पहले उन्हें साइड ट्रैक कर दो ताकि आप जो है बड़े चैप्टर्स पे अपना फोकस कर सको और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़िया तरीके से बन जाए। इनिशियल लेवल पे कॉन्फिडेंस बनना जरूरी है। अगली चीज भाई, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना। आखिरी 1.5 दिन में तुम पूरा तो रिवाइज कर नहीं पाओगे, सारे सवाल तो तुमसे हो नहीं पाएंगे। तो यू विल हैव टू कंसाइज योरसेल्फ टू द एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ओनली। तीसरी चीज मेरे भाई, प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स का एप्रोप्रिएट फॉर्मेट बनाना। काफी लोग ना PNL बैलेंस शीट को ये बोल के इग्नोर करते, अरे फॉर्मेट के थोड़ी ना मार्क्स मिलते थे, वो फाउंडेशन में होता था। अभी तुम जो CA इंटर और फाइनल में फॉर्मेट हम बनाते ना, दैट इज गवर्न बाय शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, और शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट नहीं बनाया, इंस्टीट्यूट मार्क्स काटेगा। मुझे पता है तुम्हें ये चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये देखो, मैंने कुछ दिन पहले एक एस्पिरेंट की सर्टिफाइड कॉपी चेक की थी और उसमें मुझे ये चीज़ मिल गई। तो ये देखो, इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस सब बराबर लिखा है, बट इंस्टीट्यूट ने देखो कितना दिया है, 0। रीजन देखो क्या है, नोट्स नंबर नॉट प्रोवाइडेड हैंस नॉट अलॉटिंग मार्क्स। बैलेंस शीट में इस बंदे ने नोट का नंबर ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है बट नोट नंबर बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिया था, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मार्क्स ही नहीं दिए उसको। तो इस तरीके की गलती का शिकार आप मत बनना। आपको भी ऐसी गलतियों से अगर मुक्ति पानी है तो भाई प्लीज एप्रोप्रिएट फॉर्मेट यूज करने का, बिंदास। ठीक है, अगली चीज, अच्छा मैं आपको बता दूं, प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन में ना आपके पेपर के टोटल 6 से 7 मार्क्स बढ़ा सकता है अगर आपने ये टिप अच्छी तरह से फॉलो की तो। अगली चीज भाई, स्टेप वाइज अप्रोच जो है बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रखना है। कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कहीं से भी शुरू करोगे कहीं पे भी खत्म करोगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। पहले तो तुम सोचोगे कहाँ से चालू करना है, फिर तुम्हें लगेगा कहाँ पे खत्म करना है। तो मेरे भाई आधे घंटे में जो सवाल हो सकता है उसके लिए तुम 1.5 घंटा लगा दोगे, फिर बाकी सवाल हो नहीं पाएंगे, पेपर छूट जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इनिशियल लेवल पे आप अभी से जब स्टार्ट कर रहे हो बड़े चैप्टर्स में स्टेप वाइज अप्रोच मेंटेन करना। बोले तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ फटाफट, अमालगमेशन में सबसे पहले मैं बोलता हूँ मैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं नेट एसेट्स कैलकुलेट करूंगा, फिर जर्नल एंट्री पास करूंगा और फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। हर बड़े चैप्टर में ऐसा एक तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज भाई, छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिरी के 1.5 दिन में फटाफट तुम्हें सुलटाने पड़ेंगे, उसके लिए ज़्यादा टाइम मत देना। बड़े चैप्टर्स जो टाइम कंज्यूमिंग है, विच डिजर्व योर टाइम, उन्हीं चैप्टर्स को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टिप ये है कि भाई ड्रोन चार्ट बना दो। ड्रोन चार्ट मतलब अपन हायरार्ची बनाते ना, AS2, फिर उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है, फिर उसके अंदर कौन सी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, कौन सी इन्वेंट्री की NRV कैसी है, वैसे एक हायरार्ची फॉर्मेट में, एक डिटेल्ड प्लस एक कंसाइज फॉर्मेट में अपने खुद के ड्रोन चार्ट्स बनाना मेरे भाई। ठीक है, ये और एक चीज़, ये आखिरी 2.5 दिन के लिए तो तुम्हें हेल्पफुल होगा ही क्योंकि फटाफट निपटा पाओगे। इसी के अलावा तुम्हें पता है MCQs में इंस्टीट्यूट ऐसे AS को ज़्यादा टारगेट करती है। सितंबर 24 का पेपर उठा के देख लो, AS2 पे सवाल है, AS18 पे MCQ है, 2-2 नंबर के सारे। तो वो पर्टिकुलर MCQs को लास्ट डे में रिवाइज करने के लिए और पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एडवांस्ड अकाउंट्स। मूविंग टू पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। अब भैया इसमें कौन से चैप्टर से शुरुआत करनी है? एक चीज़ याद रखना, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ ये एक थियोरटिकल सब्जेक्ट है। थियरी में क्या होता है, जो सबसे आखिरी में पढ़ा है वो मस्त मस्त दिमाग में फ्रेश याद होता है, लेकिन जो सबसे पहले पढ़ा है वो तो याद ही नहीं होता। तो ऑलवेज बिगिन विद द सेम चैप्टर्स विच यू हैव स्टडीड फर्स्ट। जो चैप्टर सबसे पहले पढ़ा था उसी चैप्टर को वापस से सबसे पहले या तो रिविजन के लिए या तो कमबैक स्ट्रेटेजी के लिए उठाने का। अगर वो कर लोगे आज, उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कंसेप्ट रिकॉल होने में टाइम लगता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो टाइम तुम अभी दे सकते हो, बाद में नहीं दे पाओगे। ठीक है, दैट इज द लॉजिक। अगली चीज़, लॉ में पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इन क्लास राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती। फैकल्टीज जो है उनका भी देखो एक टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट फैकल्टीज क्या करते हैं,
जो है क्वेश्चंस को ऑडिट करते हैं एंड दे मूव अहेड, और हमें लगता है कि हाँ हमको आता है, हमसे एग्जाम में भी बन जाएगा, बट एग्जाम में बनता नहीं है। क्यों? बिकॉज एग्जाम में हमें लिखना पड़ता है आंसर, और फैकल्टीज जो करवाते हैं दैट इज ओरली। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया टिप है। देखो यार, जो भी MCQs है मॉड्यूल के वो तो कर ही लेने, जैसे ही कोई चैप्टर रिवाइज करके खत्म किया सारे MCQs मॉड्यूल के उठा के कर लो, और सारे डिस्क्रिप्टिव नहीं, कोई भी 5 डिस्क्रिप्टिव सवाल उठाने के उस चैप्टर से और मस्त मस्त सॉल्व कर लेने का। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 5 डिस्क्रिप्टिव सवाल उठा रहे हो ना वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे होने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अब 3 सवाल सेक्शन 7 पे मैंने किए, 2 सवाल सेक्शन 8 पे किए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं 5 सवाल उठा रहा हूँ, 5 के 5 सवाल अलग अलग कंसेप्ट पे होने चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स हर चैप्टर में ऐसा मिले ज़रूरी नहीं है, बट जिस जिस चैप्टर में भी कर सकते हो करना, इससे तुम्हें भी पता चलेगा ना कि कौन से सेक्शन पे कमांड है, कौन से सेक्शन पे नहीं है। ये चीज़ जब भी, अगला टिप, जब भी लॉ में आंसर लिखो भाई, ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, FDRL चेकलिस्ट मेंटेन करो। सेक्शन नंबर याद रहे ना रहे उस पर जोर मत डालना, बट FDRL पे जोर डालना है। FDRL बोले तो F फॉर फॉर्म नंबर, D फॉर नंबर ऑफ डेज, R फॉर रेजोल्यूशन एंड L फॉर लिमिट्स एंड रेट्स। कौन सा फॉर्म नंबर आएगा, कितने नंबर ऑफ डेज है, 30, 60, 90, कौन सा रेजोल्यूशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, और लिमिट्स एंड रेट्स 5% है या फिर लिमिट्स अबव 50 करोड़ या 50 करोड़ एंड अबव, इसमें ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इस 50 करोड़ एंड 50 करोड़ एंड अबव या फिर अबव 50 करोड़, ये तुम्हारा कंसाइज होना चाहिए या ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अगली चीज़, इंस्टीट्यूट ने लॉ की मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाले। अगर आपने नया मॉड्यूल फ्रॉम May 24 ऑनवर्ड्स अगर आपके पास है तो आप खोल के देख सकते हो, उसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाले। उन एग्जाम्पल्स को लिख के प्रैक्टिस मत करना, ऑडिट कर लेना एक बार, गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। और इलस्ट्रेटिव MCQs भी डाले तो उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। लिखने में सिर्फ वो जो 5 डिस्क्रिप्टिव सवाल है वही करना है, बाकी सारी चीज़ें आप ऑडिट करवा सकते हो। अगली चीज़ भाई, जब भी रिवाइज करने बैठो ना, ये स्क्रिबलिंग वर्क की आदत डाल दो। अब ये स्क्रिबलिंग वर्क क्या होता है भैया, देखो सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलता हूँ नोटिस, तो यहाँ पे लिख लेने का कि नोटिस का मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले 21 क्लियर डेज के पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में 14 या 7 क्लियर डेज जो भी है, इस तरह से तुम बनाओगे ना, इसको बोलते स्क्रिबलिंग। ऐसे स्क्रिबल करते करते बोलते बोलते रिवाइज करने का, तो क्या एक्टिवनेस ऑफ द माइंड रहेगी, ठीक है। और तुम्हारी इससे राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि एक तरीके से तुम लिख ही रहे हो ना, स्क्रिबल तो स्क्रिबल लिख तो रहे हो ना भाई, ये चीज़। अब इसी के अलावा अगला टिप हमारा आ जाता है, चलो लॉ के लिए टिप्स भी खत्म हो गई। अगली टिप आ जाती है सीधी टैक्सेशन की। अब टैक्सेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मिक्स एंड मैच। भाई अलग अलग चैप्टर को मिक्स करके बड़ा बड़ा सवाल बना देती है इंस्टीट्यूट। अब इसको कैसे टैकल आउट करें, तो एक चीज समझो, टैक्सेशन में सबसे पहले इंडिविजुअल चैप्टर पे जो सवाल है उसको टारगेट करना है। जैसे DT में रेसिडेंशियल स्टेटस, हर अटेम्प्ट में 6 नंबर का अलग डिस्क्रिप्टिव सवाल आता है। TDS TCS हर अटेम्प्ट में 4 नंबर का सवाल आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वो आता है ना 4 से 5 नंबर का हर एक अटेम्प्ट में सवाल। वैसे इसी के अलावा और बहुत सारे चैप्टर्स है, आप कहोगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, बट इस फिलहाल आप ऐसे चैप्टर्स को पहले निपटाओ। याद रखना, और भी है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, रिटर्न ऑफ इनकम है, वैसा। तो अगर आप ये सारे चैप्टर्स को पहले निपटाओगे, आपके इनिशियल 20 से 25 मार्क टैक्सेशन में बन जाएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना। इसी के अलावा बड़े चैप्टर्स को कैसे करें, जो मिक्स एंड मैच वाले चैप्टर्स है उसको कैसे करें। सबसे पहले तो मिक्स एंड मैच वाला माइंडसेट रखो। आपको रेडी रहना पड़ेगा टैक्स में कि हाँ भाई, इंस्टीट्यूट मेरे को PGBP कैपिटल गेन मिक्स करके एक सवाल दे सकती है, मेरे को PGBP और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिक्स करके भी सवाल दे सकती है, मेरे को सॉल्व करना आना चाहिए। एंड इसका सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, माइंडसेट तो रखना ही है, साथ ही साथ इसका जो बेस्ट तरीका है वो है, यू हैव टू स्टे विद योर फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन। पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो GTI आया, उसमें से फिर उसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, फिर डिडक्शंस, फिर उस पर टैक्स निकला, फिर TDS। इस तरह से फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट GST में भी ओपनिंग बैलेंस क्या है, प्लस कितना ITC मिला है तुम्हें ऑन इनवर्ड सप्लाईज, फिर उसको कंपेयर करने का आउटवर्ड सप्लाई से जो तुमने टैक्स कलेक्ट किया है, फिर सेट ऑफ करने का ITC, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस या जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि टैक्स में ना चार्ट बेस्ड नोटबुक बना लो। चार्ट बेस्ड नोटबुक प्रॉपरली बना लेना टैक्स में, हर सेक्शन को। जैसे मैं बोलता हूँ इस तरह से, डेप्रीसिएशन हुआ तो ऐसे इसको डिवाइड करने का कि 1 2 3, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3। समझो एसेट 1 पे सेक्शन 32 के हिसाब से 10% लगता है, 15, 20, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में स्क्रिबल नहीं करने का, इसको इस तरीके से टैक्स में फेयर बनाने का, ठीक है। और एक चार्ट नोटबुक तुम्हारे आखिरी 1.5 दिन के लिए, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अमृत की तरह काम आएगी भाई। बहुत ही बढ़िया
तुम्हें रिवाइज करवा के जाएगी। अब अगली चीज़ पर आ जाते हैं फटाफट। अच्छा, अब टैक्स में पता है दिक्कत क्या होती है, एमसीक्यूज मॉड्यूल में उतने ज़्यादा अच्छी तरह से है नहीं, एमसीक्यूज आर नॉट वेरी नाइस। तो मतलब एमसीक्यूज है ही नहीं आपके मॉड्यूल में। तो अब क्या किया जाए, मैं तुम्हें एक चीज़ गाइड करता हूँ मेरे भाई, एमसीक्यू कंपाइलर या स्कैनर खरीद लो और सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। ऑफकोर्स पहले चैप्टर रिवाइज करने का, फिर उसके पर्टेनिंग जो भी एमसीक्यू कंपाइलर या स्कैनर में सवाल है कर देने के। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने का, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज अपडेटेड। भाई पूरा 2-4 अटेम्प्ट पुराना एमसीक्यू स्कैनर लेके सॉल्व मत करना, आंसर्स अलग होंगे, तुम्हें अमेंडमेंट्स नहीं समझ में आएंगे। क्लियर है? सो मेक श्योर इट इज अपडेटेड, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप 1। नाउ लेट अस बिगिन विद ग्रुप नंबर 2। अब आते हैं हमारे ग्रुप 2 के पहले पेपर पे, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें कौन सा चैप्टर सबसे पहले ले, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद बेसिक चैप्टर। कॉस्टिंग में बच्चे पता है क्यों फेल होते हैं, 3 चीज़ों की वजह से। सबसे पहले वो सीधा एक बड़ा चैप्टर उठा लेते हैं, उनको लगता है कॉस्टिंग के बादशाह है भाई, कॉस्ट ही तो निकालनी है प्रोडक्ट की। बट उसमें ना काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट है जो तुम पहली बार पढ़ते हो, है ना। तो याद रखना, कमेंसिंग विद चैप्टर 1 इज आइडियल। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो चैप्टर 1 से ही रिविजन चालू करना। इससे होगा क्या, बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आएंगे, तो जब मटीरियल, लेबर, ऐसे ऐसे चैप्टर तुम करने जाओगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा। एंड अगर तुमने एक बार भी पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है, देन इट इज ओके इफ यू स्टार्ट विद मटीरियल ऑल्सो, बट द पॉइंट इज बेसिक चैप्टर से चालू करना है। अगली चीज भाई, फॉर्मूला को मगअप नहीं करने का। देखो तुम फॉर्मूला को रट्टा मारोगे ना, तो एग्जाम में तुम्हें फॉर्मूला तो याद आ जाएगा, ठीक है, बट वो फॉर्मूला में जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज को कैसे डिराइव करना। क्योंकि समझो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इंस्टीट्यूट बोलता है कि 1000 का क्वांटिटी है और पर क्वांटिटी 10 रुपीज़ का कॉस्ट है, ठीक है, और फॉर्मूला में वैल्यू चाहिए। अब तुमने फॉर्मूला रट्टा मार लिया वैल्यू, लेकिन वैल्यू निकलेगा कहाँ से, ये तुमको समझ में आना चाहिए ना, कि क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला रट्टा मार के जाओगे, एग्जाम में ये वाली प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूला तो लिख के आ जाओगे, लेकिन भाई लॉजिक क्या है। तो एक चीज़ समझना, फॉर्मूला में हर एक वैल्यू क्यों है और कहाँ है, बस विच वैल्यू कम्स वेयर एंड वाई, ये तुमको इतना समझ में आना है। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फॉर्मूला नहीं जमेगा, कॉस्टिंग के लिए भी फॉर्मूला बुक बना देने का, ठीक है। फॉर्मूला बुक बना दो, आखिरी 1.5 दिन के लिए, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। इसी के अलावा अगली चीज़, जब बड़े सवाल सॉल्व करो ना, यूनिट्स को कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपरली यूनिट्स को कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि समझो अगर सर्विस कॉस्टिंग का सवाल है, ठीक है, उसमें बच्चे ना कुछ यूनिट्स मंथली बेसिस पे लेते हैं, कुछ यूनिट्स ईयरली बेसिस पे लेते हैं। ऑक्यूपेंसी वाला कंसेप्ट है ना सर्विस कॉस्टिंग में, होटल वाला, तो उसमें बच्चे गलती करते हैं। तो मेरे भाई प्लीज़ 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 यहाँ पे यूनिट्स को बहुत ही केयरफुली कन्वर्ट करना। और इंस्टीट्यूट पता है, जब भी कॉस्टिंग का एक सीक्रेट बताता हूँ, इंस्टीट्यूट जब भी टफ पेपर सेट करती है ना कॉस्टिंग का, वो ऐसे ही सवाल को प्रायोरिटाइज करती है। तो आपको ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, फॉर्मूला का लॉजिक और यूनिट्स का कन्वर्जन। फिर देखो कॉस्टिंग कितना आसान हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगली चीज़, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पेपर, दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। अब ऑडिट में पहली चीज़ याद रखना भाई, यहाँ पर पहला ही चैप्टर लेना, क्योंकि ऑडिट है, बेसिक से चालू करना पड़ेगा। और लॉ देखो कैसा, लॉ देखो कैसा होता है कि हमने फाउंडेशन में तो भी पढ़ा है, तो हम बीच से कोई चैप्टर उठा के करेंगे तो हमको समझ में तो आएगा कि अच्छा कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, बिकॉज वी हैड दैट इन फाउंडेशन। बट ऑडिट तो कंप्लीटली नया है ना। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट Jan 25 में, या फिर आप रिवाइज कर रहे हो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, पहला चैप्टर ही उठाओ एंड सीक्वेंस में जाओ, ठीक है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आई हैड एग्जाम्शन इन ऑडिट, और मैं आपको एक चीज़ मैंने यही अप्रोच फॉलो किया था। मैंने सबसे पहले पहला चैप्टर ही उठाया था, बेसिक चैप्टर्स उठाए थे, तो मेरा क्या मस्त फ्लो बन गया। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने लॉ में बोला ना, स्क्रिबल करके रिवाइज करना है, ऑडिट में भी स्क्रिबल करना। और दूसरी चीज़, ऑडिट की मॉड्यूल में भी आपको अलग अलग एमसीक्यूज दिखेंगे, अलग अलग डिस्क्रिप्टिव सवाल दिखेंगे, वो 5 डिस्क्रिप्टिव सवाल प्लस एमसीक्यूज उठा के कर लो। इसी के अलावा एक स्पेसिफिक टिप जो ऑडिट के लिए, वो पता है क्या है, आपकी ऑडिट की मॉड्यूल में ना केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी है, मतलब केस दिया हुआ है, एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जो नॉर्मल एमसीक्यूज है वो तो है ही, बट उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी है। मैं आपको बोलूँगा कि ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी करना। देखो है तो थियरी, इन दी एंड तुमको कुछ लिख के सॉल्व करना है नहीं, है तो थियरी, सिर्फ रिकॉल करना है और आंसर देना है और चेक करना आंसर सही हुआ है कि नहीं, बराबर। तो इस तरह से करना। तो ये स्क्रिबलिंग मॉड्यूल टिप्स तो जस्ट लाइक लॉ है, बाकी केस स्टडी बेस्ड। और हाँ, एक और चीज़, ऑडिट में पता है, ऑडिट में आपको अगर जिताती है कोई चीज़ तो वो आपकी अच्छी वोकैबलरी है। जैसे ऐसे में लिखा है ना, वैसे वैसे वर्ड यूज़ करना। जैसे ऐसे नंबर सही से लिखना, ऐसे का टाइटल सही से कोट करना, ऐसे में जैसे ऐसे वर्ड्स है, इंटरनल कंट्रोल्स है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, ऐसे सारे वर्ड्स ना तुम्हारे पेपर पे भी उतर के आने चाहिए। मैंने बीच में एक शॉर्ट बनाया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ कही थी। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं है भाई। पहले लिखोगे, तुमको लगेगा अरे आए है ये मैंने लिखा है,
बट 100वीं बार लिखोगे ना, वाह क्या बढ़िया आंसर लिखा है मैंने, तो वो अरे रे 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 से बढ़िया तक पहुंचना है ना, 100 बार लिखना पड़ेगा भाई। तो ऑडिट में एक चीज़ याद रखना, ऑडिट लॉ में पढ़ना कम लिखना ज़्यादा, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। मूविंग ऑन टू अवर वेरी लास्ट पेपर ऑफ एफएमएसएम, जिसमें एक चीज़ याद रखना, कॉस्टिंग की तरह ही एफएम और एसएम दोनों में एक बेसिक चैप्टर से चालू करना। जैसे एफएम में मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ बेसिक चैप्टर, मेरे को थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लॉजिक समझ में आता है, मैं वहाँ से चालू कर रहा हूँ। एंड एसएम में समझो मैं बोलता हूँ टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, जो तुम्हारा चैप्टर 1 में कवर्ड है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो बेसिक चैप्टर से चालू करना है एफएमएसएम। अगली चीज़, जस्ट लाइक कॉस्टिंग, एफएम में भी फॉर्मूला बुक बना ही देना, फॉर्मूलाज को मग मत करना, वैल्यूज़ कहाँ और क्यों और कैसे आ रही है तुमको पता होना चाहिए। अगली चीज़, एसएम की बात, अब एसएम का ना एक बेनिफिट बोलता हूँ, एसएम जो है इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग का जो तुम स्कूल में लिखते थे ना, वो चीज़ एसएम में ज़्यादा पॉसिबल है। हर सवाल में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एसएम में भी केस लॉस तो बनते ही है, केस स्टडीज तो बनती ही है, बराबर, बट एसएम में देखा गया है कि डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन को तुम पेपर में आंसर कर सकते हो। तो याद रखना एसएम में ज़्यादा प्रेशर मत लेना, वैसे भी बच्चे लाइटली ही लेते हैं, तो थोड़ा सा आप लाइट ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। और एसएम में मैं तुमको बोलूँ एक पूरे सब्जेक्ट के लिए चार्ट बुक ही बना दो, और आखिरी में ना चार्ट बुक एंड के 1.5 दिन में रिवाइज करके चले जाना। मैं तुमको बोलता हूँ ना, तुमको समझ में आ जाएगा। बस कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना, कीवर्ड्स का ध्यान रखना मेरे भाई, बाकी तो काफ़ी चीज़ें आसान है, ठीक है। अब अगली चीज़, एफएम में भी एडवांस अकाउंट्स की तरह ना एक स्टेप वाइज अप्रोच रखना। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सवाल है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता, कहाँ से चालू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो जब मैं वीडियो लेक्चर्स लेता हूँ ना, मैं वहाँ पे बच्चों को बता देता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले तुमको कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने हैं, फिर तुमको एनुअल सीफैट निकालना है, फिर तुमको उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है। तो इट इज़ अ स्टेप वाइज अप्रोच, ठीक है। फिर एक और चैप्टर है ऐसा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट। तो स्टेप वाइज जाओ ना, पहले रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट देखो, फिर WIP देखो, फिर FG देखो। तुम कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला उठा के करोगे तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, बट एक स्टेप वाइज अप्रोच रखोगे, एक स्टेप वाइज प्रोसेस रखोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। एंड ऑफकोर्स इससे एग्जाम में भी बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। और एक चीज़ समझो, एफएम में ना इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी डाल दिए, जस्ट लाइक ऑडिट इंस्टीट्यूट ने एफएम में भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज डाल दिए, एंड एसएम में भी डाले, तो भाई उनको भी प्रैक्टिस तुम कर लेना। साथ ही साथ एसएम में और एफएम में, हाँ दोनों में, एसएम एफएम में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉडल में, तो तुम उनके साथ भी अच्छी तरह से डील आउट कर लेना। एफएम है तो थोड़े लिख के सॉल्व कर लो, एसएम है ऑडिट कर लो, चलेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो दिस एंड्स आवर वेरी शॉर्ट एंड क्विक वीडियो। आप देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है, अराउंड 15 मिनट हुई है, मैंने आपको सारी सब्जेक्ट की बढ़िया बढ़िया टिप्स बता दी है। अब इसके अलावा काफ़ी सारे आपको सवाल आ सकते हैं कि भाई हमको सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्या हमें किसी सब्जेक्ट को क्लासेस से करें या सेल्फ स्टडी से करें, इसी के अलावा कब तक हमारा पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, कब हमको रिवाइज करना है। एक चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिख जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वो वीडियो भी तुम देख लेना। इसी के अलावा भाई आखिरी चीज़ है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे भाई। तुम्हारा भाई ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेगा। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, जाओ अप्लाई करो अब इन टिप्स को, एंड हैप्पी दिवाली।